अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इफ्तिखार अली बासी और मैं वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ आए हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ जो हम डेली लाइफ में अपने खाने पीने की चीज़ों में या हम जो क्लीनिंग एजेंट्स हमारे पास होते हैं इनमें हम इस्तेमाल करते हैं, जो है हमारे पास एसिड एंड बेस। तो एसिड बेस हमारे पास क्या है, एसिड बेस की थ्योरीज हमारे पास क्या है और एसिड और बेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, इनके यूजेज हमारे पास कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं, तो हम आते हैं इन सारी चीजों को डिटेल में। सबसे पहले हम आते हैं एसिड पे। अब एसिड जितने भी हमारे पास है ये ग्रीक वर्ड एसिडस में से निकले हैं और एसिडस मींस सॉर इन टेस्ट, यानी जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं, यानी हम कहें कि वो हमारे पास टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। नॉर्मली जितने भी हम मसाले ऐड करते हैं फूड सब्सटेंस में, चिलीज हो गई, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जितने भी हम खाने पीने के लिए चीजें जो है यूज करते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। बेस को कभी भी हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि बेस के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस में अगर हम एसिड में बाद में बेस में आते हैं। एसिड की अगर हम पहली पॉइंट देखें, जैसे हमने कहा कि वर्ड एसिड जो है वो एसिडस में से निकला हुआ है, मींस सॉर इन टेस्ट। तो नॉर्मली जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट। तो हम पहली पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे वो ये कि दे आर सॉर इन टेस्ट। जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट। अब देखो काफी सारे फ्रूट्स में आपके पास एसिड मौजूद है, जैसे आप देखो गावा, इनमें आपके पास एसिड मौजूद है, एप्पल, इनमें आपके पास एसिड्स मौजूद हैं, ग्रेप्स, इनमें आपके पास क्या है, एसिड्स मौजूद हैं। एसिटिक एसिड देखो सिरके में आपके पास क्या है बेटा, वो भी आपके पास एसिटिक एसिड जो है उसमें मौजूद है। ठीक है, ऑरेंजेस देखो, इन सब में भी आपके पास क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है। एंड ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट। अब जितने भी आपके पास एसिड्स हैं ये सॉर इन टेस्ट, तो अगर हम उनको चेक करें कि क्या ये आपके पास जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली आपके पास एसिड है या बेस, तो हम कभी भी इनको टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस। ये हमारे स्किन के सेल्स को भी जला के रख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बहुत खतरनाक होते हैं जब ये प्योर फॉर्म में हो। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी लिटमस पेपर टेस्ट चेक करते हैं। लिटमस पेपर हमारे पास रेड कलर के भी होते हैं, हमारे पास ब्लू कलर के भी होते हैं, येलो भी होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। लेकिन एसिड और बेस की टेस्ट के लिए जो हम यूज करेंगे वो नॉर्मली आपके पास रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब वेदर सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक, तो हम उसमें लिटमस पेपर ऐड करके देखते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि देखने में ये हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन है, बेस भी नॉर्मली दिखने में हमारे पास कलरलेस है, तो देखने से कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है और कौन सी बेसिक। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिटमस पेपर को ऐड करेंगे। जब हम ब्लू लिटमस पेपर ऐड करेंगे किसी भी एसिड में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो ये कंफर्मेशन होता है कि ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एसिडिक इन नेचर। सो हम कहें इट कन्वर्ट blue litmus paper into red litmus paper। दूसरा, हम इनकी पीएच टेस्ट भी कर सकते हैं, और जितने भी आपके पास पीएच एसिड्स होते हैं इनकी पीएच आपके पास हमेशा बिलो 7 होती है। तो हम कहें देयर पीएच विल बी बिलो 7। हमारे पास पीएच की स्केल होती है जो 0 से लेकर 7 से लेकर 14 तक हमारे पास होती है, जिसमें 7 एग्जैक्टली आपके पास न्यूट्रल होता है। अब अगर आपके पास वैल्यू 7 से बढ़ेगी तो वो आपके पास बेसिक होंगे, और अगर वैल्यू हमारे पास 7 से कम होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, एसिड सब्सटेंस होंगे, यानी एसिडिक होंगे। तो जितने भी हमारे पास एसिड हैं उनकी पीएच जो होगी वो आपके पास क्या होगी, बिलो 7 हमारे पास होगी। अब एसिड की रिएक्शन के बिहाफ पे कुछ इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे अगर हम एक पहली आइडेंटिफिकेशन लिखें कि मेजॉरिटी आपके पास जितने भी एसिड्स हैं,
अगर उनको रिएक्ट करवाया जाए मेटल के साथ तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कहें एसिड व्हेन react with the metal it produces hydrogen gas। अब सवाल ये कि जो एसिड हम लेंगे वो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हमें एसिड को रिएक्शन करवाना है मेटल से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सके, तो एसिड आपके पास क्या होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड जो है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। और दूसरा कि अगर एसिड मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है तो क्या सारे मेटल के साथ करेगा या कुछ मखसूस मेटल से, तो सारे मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। हमारे पास एक सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिस्कस करेंगे। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पास हाइड्रोजन के बिहाफ पे एलिमेंट्स अरेंज हैं। तो जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो आपके पास डाइल्यूट एसिड के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। या इन शॉर्ट हम ये कहें जो हमारे पास रिएक्टर मेटल्स होते हैं, जैसे ग्रुप 1 के मेटल्स हो गए, ग्रुप 2 के हो गए, ग्रुप 3 के हो गए, या ट्रांजिशन मेटल के आपके पास कुछ एलिमेंट्स हो गए, तो ये एसिड के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे जिंक है, अगर इसको हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट के साथ, तो क्या होगा, जिंक क्लोरीन के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बनाएगा और यहां से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। जब भी हम एरो ऊपर की तरफ देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है गैस को, और जब भी हम एरो डाउनवर्ड देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा प्रेसिपिटेट्स को यानी सॉलिड को। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम भी लें और अगर इसको रिएक्शन करवाएं HCl से, तो ये हमें मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन याद रखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे हमें जिंक सल्फेट मिलेगा N+ में हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। लेकिन अगर हम जिंक को डाइल्यूट के बजाय अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको हाइड्रोजन के बजाय H2S गैस जो है मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन को चेंज करें, डाइल्यूट के बजाय अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस कभी भी नहीं मिलेगी। नॉर्मली आपके पास क्या होगा, जो रिएक्टर मेटल्स हैं, रिएक्टर मेटल से मुराद ग्रुप 1A के मेटल्स, ग्रुप 2A के मेटल, ग्रुप 3A के मेटल्स, ठीक है, ये एलिमेंट हो गए। और स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, लेकिन इसमें हम लिखेंगे एक्सेप्ट कॉपर, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे आता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, तो ये कभी भी एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। इवन हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं या कंसंट्रेटेड के साथ, किसी भी सूरत में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। बाकी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कॉपर के अलावा जितने भी हो गए, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर के अलावा लास्ट में जिंक, तो ये सारे एलिमेंट एसिड के साथ मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गई एसिड की एक पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन के हिसाब से कि ये हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर हम एसिड को किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे कार्बोनेट से मुराद हमारे पास H जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास कार्बोनेट सब्सटेंस है। सो हम लिखें कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद द कार्बोनेट आर बाइकार्बोनेट सब्सटेंस। तो याद रखो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे हम यहां पे रिएक्शन लिखें कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम रिएक्शन करवाएं HCl से। अच्छा देखो यहां पे रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम
क्लोरीन के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन CO3 के साथ मिलके H2CO3। लेकिन ये रिएक्शन नेचर में क्या होता है, एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो एनर्जी क्या करती है, कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज कर देते हैं, किस फॉर्म में, CO2 में प्लस H2O में। तो यहां पे H2CO3 कभी भी नहीं मिलेगा। रिएक्शन नेचर में क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। जितने भी आपके पास कार्बोनेट्स हैं, जब उनको एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो कार्बोनिक एसिड, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और प्लस H2O में। तो हमें ये रिएक्शन कभी भी ऑब्जर्व नहीं होगा। इंस्टीड ऑफ H2CO3 हमें CO2 और H2O हमें मिलेगा। तो ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इवन अगर हम यहां पे सोडियम कार्बोनेट लें और इसको अगर हम रिएक्शन करवाएं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पे सोडियम सल्फेट के साथ मिलके सोडियम सल्फेट बनाएगा। एंड अगेन यहां पे हमें वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलेगी। तो यहां पे कभी भी आपको H2CO3 नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, CO2 एंड H2O। तो एसिड को जब भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें जैसे बेकिंग सोडा, ये फार्मूला हमारे पास बेकिंग सोडा का है। इवन अगर इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा वाटर मॉलिक्यूल और बाकी CO2 गैस यहां पे प्रोड्यूस होगी। तो एसिड को जब भी हम किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमेशा याद रखो CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस। एक और एसिड की प्रॉपर्टी कि अगर हम एसिड को किसी ऑक्साइड्स या हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। यानी एसिड व्हेन react with the oxides and hydro oxides, तो ये हमें साल्ट और वाटर देंगे। It produces जैसे हम यहां पे लिखें FeO, ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर इसको हम HCl से रिएक्शन करवाते तो आयरन यहां पे क्लोरीन के साथ मिलके हमें यहां पे फेरस क्लोराइड देगा, बाकी दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें क्या देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। आयरन नॉर्मली हमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादातर मिलता है, एक जब आयरन के ऊपर +2 चार्ज आती है और दूसरा जब आयरन के ऊपर +3 चार्ज आती है। तो जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास मौजूद होता है तो इसको हम पढ़ेंगे फेरस, और जब ये हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होगा +3 में तो हम इसको हम पढ़ेंगे फेरिक। तो ये हमारे पास फेरस क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और ग्रुप 7 के एलिमेंट को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है तो टोटल -2, और आयरन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये हमें देगा फेरस क्लोराइड। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड अगर हम लें और इसको अगर हम HCl से रिएक्शन करवाएं, ये नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस में, तो यहां पे आयरन 3 क्लोरीन के साथ मिलके अब हमें मिलेगा फेरिक क्लोराइड, क्योंकि यहां 3 क्लोरीन एटम है यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और यहां पे एक आयरन एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो आयरन के ऊपर यहां पे चार्ज जो है +3, तो ये हमारे पास कहलाएगा फेरिक क्लोराइड। बाकी यहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एक इसकी ये प्रॉपर्टी कि अगर हम इसको किसी ऑक्साइड्स या हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें क्या देंगे, साल्ट और वाटर हमें प्रोड्यूस करेंगे। एसिड की एक और प्रॉपर्टी कि अगर हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे ये भी हमारे पास बेस है लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है आपके पास वाटर में, अगर इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ये बहुत ही कम तादाद में हमारे पास सॉल्युबल है,
लेकिन जो हमारे पास स्पेशली ऐसे बेस जो जिसको हम कहें कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नॉर्मली एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके हमेशा साल्ट एंड वाटर बनाएगा और ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन।